साईं IAS अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, यह है हिंदी का टेस्ट जो कि हाई कोर्ट के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बनाया गया है। ठीक है, और ये हमारा 5वां टेस्ट है। हम इसको लेकर आगे चलते हैं और देखते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो आप भी मेरे साथ साथ जो है क्वेश्चन करें और जितने क्वेश्चन आपके सही हुए हों उनको काउंट करके एक आप मैसेज करें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं पहले सवाल की तरफ। और बेटा, पहला सवाल ये कह रहा है कि खुमाल रासों के रचयिता हैं। खुमाल रासों के रचयिता कौन है, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, ऑप्शन है सरहपा, ऑप्शन है दलपति विजय, ऑप्शन है जगनिक, ऑप्शन है चंद्रबरदाई। तो जो खुमाल रासो है उसको किसने लिखा है? 4 ऑप्शन है आपके सामने और अपना सही जवाब आप लगा सकते हैं 5 सेकंड में। ऑप्शन ए सरहपा, ऑप्शन बी दलपति विजय, ऑप्शन सी जगनिक, ऑप्शन डी चंद्रबरदाई। ठीक है, तो सही जवाब इसका बेटा आपने लगाया होगा। तो इसका सही जवाब है देखिए, खुमाल रासों के रचयिता हैं दलपति विजय। ठीक है, खुमाल रासों के रचयिता कौन है? दलपति विजय। चलिए अगला सवाल कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। जो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। 4 विकल्प आपके सामने मौजूद हैं: उद्घोष, एकता, तात्कालिक या उपरोक्त। इनमें से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है ये बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो जो आपने लगाया होगा बेटा उसका सही जवाब है ऑप्शन डी। ये जो उपरोक्त है ये गलत है। एक्चुअल में उपर्युक्त होता है, तो हम इसका सही जवाब जो लिखेंगे वो होना चाहिए है हमारे पास उपर्युक्त। ठीक, चलिए तीसरा सवाल देखते हैं बेटा आज का। ये लिखा हुआ है गौ प्लस चरती की संधि कौन सी सही है, मतलब इन दोनों को मिलाकर जो सही शब्द बनेगा वो क्या बनेगा। ठीक, पहले में लिखा हुआ है गौ चरती, फिर लिखा हुआ गौ चरती, फिर लिखा हुआ है गौ चरती और डी में लिखा हुआ है गौ चरती। 4 विकल्प हैं, जो भी आपको सही नज़र आता हो वो अपना आंसर आप लगा सकते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, तो उम्मीद है बेटा आपने अपना आंसर लगाया होगा। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी। ये जो गौचरती है इसको अगर हम बेटा तोड़ते हैं तो ये ऐसा बनेगा गौ प्लस चरती। और कोई पूछेगा कि इसमें कौन सी संधि है, तो संधि का नाम हो जाएगा बेटा विसर्ग। कौन सी संधि बेटा? विसर्ग संधि। तो इसमें विसर्ग संधि है। ठीक है, चलिए बेटा चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कह रहे हैं इक्षु का तद्भव रूप क्या है। कह रहे हैं गन्ना, ईख, इख, ईख या इक्षु। 4 विकल्प हैं बेटा, जो भी आपको सही लगता है उसका जवाब बताएं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो देखिए आपने अपना सही जवाब बेटा लिखा होगा। इसका सही जवाब आता है ऑप्शन नंबर सी। है क्या? देखो ये तो है तद्भव, चलो पहले तद्भव लिख लेते हैं, और ये उनके हैं तत्सम। ठीक है, एक तरफ तद्भव है और एक तरफ है तत्सम। तद्भव में जो ईख होता है ना, ईख, उसका तत्सम होता है इक्षु। ठीक है, ये याद रखना, इक्षु। ऐसे ही एक शब्द होता है जिसको हम बोलते हैं बेटा
देखिए एक शब्द ऐसे ही पूछा जाता है दूध, तो उसका तत्सम आता है दुग्ध। ऐसे बेटा एक शब्द होता है दधी, तो उसका होता है दही, सॉरी ये दही का हो जाएगा बेटा दधी। ऐसे ही एक शब्द होता है घी, घी का हो जाएगा घृत तत्सम। और एक शब्द होता है आपने सुना होगा, उसे कहते हैं मक्खन, तो मक्खन का होता है बेटा मृक्षण। क्या होता है भैया? मृक्षण। तो इस तरह से हमारे पास में ये 5 तत्सम तद्भव हो गए, इम्पोर्टेंट है, वही मैंने आपको बताए हैं। ठीक, चलिए बेटा इसके बाद अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो कह रहे हैं निम्न में से क्रिया विशेषण किस में है? निम्न में से किस में क्रिया विशेषण है? ऑप्शन लिखा हुआ है वह धीरे से बोलता है, वह काला कुत्ता है, रमेश तेज धावक है, कह रहे हैं सत्य वाणी सुंदर होती है। सत्य वाणी सुंदर होती है, इसमें क्रिया विशेषण बताना था। तो जो भी 4 विकल्प हैं ए बी सी डी, उसमें आप बेटा अपना जवाब लगा सकते हैं कि आपका जवाब सही क्या है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो बेटा इसका सही जवाब जो है वो आपने लगाया होगा बेटा, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। देखो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। वह धीरे से बोलता है, कैसे बोलता है? तो धीरे से, ये क्रिया विशेषण है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द जो हैं वो विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह काला कुत्ता है, कुत्ता कैसा है? तो कुत्ता चूंकि संज्ञा है इसलिए काला शब्द जो है उसके सामने विशेषण है। ठीक है। रमेश तेज धावक है, अब रमेश क्या है? तो रमेश की विशेषता है कि वो तेज धावक है, ये विशेषण है, क्रिया विशेषण नहीं है, विशेषण है। सत्य वाणी सुंदर होती है, वाणी कैसी? सत्य, वाणी की विशेषता है सत्य, और कैसी है? वो सुंदर है। ठीक है, तो एक विशेष्य के साथ में 2 विशेषण इसमें इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है, तो वह निम्न में से क्रिया विशेषण कौन सा है? तो वह धीरे से बोलता है। चलिए अगला सवाल कह रहे हैं छठा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग किया जाता है? कह रहे हैं रीति, गुन्हा, आग, सब्जी। 4 विकल्प हैं बेटा, चारों विकल्पों के आधार पर आप अपना जवाब बता सकते हैं कि 4 विकल्पों के आधार पर आपका जवाब क्या निकलेगा। ठीक है, 4 विकल्प हैं, उनके आधार पर आपको जवाब देना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, तो उम्मीद है आपने अपना आंसर लगाया होगा बेटा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, आग। देखो कैसा है, रीति शब्द का बहुवचन बन जाएगा रीतियां। ठीक है, गुनाह शब्द का बहुवचन हो जाएगा गुनाहों। सब्जी शब्द का बन जाएगा बेटा बहुवचन सब्जियां। लेकिन आग शब्द का कभी भी बहुवचन नहीं बनता, इसलिए आग शब्द जो है वो हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। चलिए बेटा अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहे हैं। अगले सवाल में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची शब्द है? कौमुदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। 4 विकल्प हैं आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए रोशनी, ऑप्शन नंबर बी चंद्रहास, ऑप्शन नंबर सी ज्योति, ऑप्शन नंबर सी चांदनी। ठीक है, रोशनी, चंद्रहास, ज्योति और चांदनी, ये 4 शब्द हैं और कह रहे हैं
कि इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो कौमुदी का पर्यायवाची है। ठीक है, उम्मीद है आपने अपना आंसर लगाया होगा। ठीक है, तो बेटा जो आपने आंसर लगाया है उसके हिसाब से इसका जो सटीक आंसर बैठेगा वो बैठेगा चांदनी। देखो कौमुदी क्या है, चंद्रमा का प्रकाश है, इसलिए उसको ज्योतिषना कहते हैं, उसी को हम चांदनी कहते हैं। ज्योतिषना या चांदनी किसका पर्यायवाची बेटा? तो वो पर्यायवाची है किसका? कौमुदी का। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड है। चलिए अगला सवाल कह रहे थे कि अतिवृष्टि शब्द का विलोम है। कह रहे हैं शुष्क, बहुवृष्टि, बंजर या अनावृष्टि। 4 विकल्प हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, तो जो 4 विकल्प आपके सामने लिखे गए हैं कि अतिवृष्टि शब्द का विलोम है शुष्क, बहुवृष्टि, बंजर या अनावृष्टि, तो जो भी सही हो वो आप लगाइए अपना जवाब। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो अतिवृष्टि का आपने बेटा जो लगाया होगा वो है अनावृष्टि। अतिवृष्टि का मतलब होता खूब बारिश होना और अनावृष्टि का मतलब होता है बिल्कुल भी बारिश ना होना। बिल्कुल भी बारिश ना होना उसको क्या कहते हैं? अनावृष्टि। चलिए अगला सवाल कह रहे थे हमसे, क्वेश्चन नंबर अपना 9, ये कह रहे हैं कि देव और दैव शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है, ये बताना है। एक में कह रहे हैं देवता भाग्य, बी में कह रहे हैं भविष्य वर्तमान, सी में भाग्य और देव, डी में भाग और दिवस। जो भी आपने कहीं पढ़े होंगे उस आधार पर आप अपना जवाब दीजिए कौन सा सही हो सकता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, तो कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। तो उम्मीद है बेटा आपने बताया दिया होगा, लिख लिया होगा अपना आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए। एक्चुअल में क्या है, ये वाला जो देव लिखा हुआ है ना, ये जो हम लोग देव लिखते हैं ये वाला, इस देव का मतलब होता है देवता, और ये जो दैव लिखा जाता है ये वाला दैव, ऐसा जो बनता है इसका मतलब होता है भाग्य। ठीक है, तो 1 मात्रा वाला देव है तो देवता, और 2 मात्रा वाला दैव है तो वो भाग्य है। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं नियत और नियत शब्द युग्म का सही अर्थ है भाग्य मनोभाव, सदाचारी छल रहित, इरादा भाग्य, निश्चित और इरादा। जो भी आपको ऑप्शन सही लगता है बेटा वो अपना जवाब आप लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद है आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। ऑप्शन नंबर सही जो है वो है ऑप्शन नंबर डी। ये जो नियत लिखा हुआ है ना, नियत, ये जो नियत है ये नियत होता है बेटा निश्चित। अच्छा, ये नियत निश्चित है या इसे कहते हैं हम स्थिर। क्या कहते हैं? स्थिर। और ये जो नियत है ये वाला नियत, ये नियत क्या है बेटा? ये नियत होता है बेटा, हाँ, इसे कहते हैं इरादा। आपकी नियत कैसी है, आपका इरादा क्या है? ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ अगर हम चलें तो देखेंगे अगले सवाल को। ये लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थी है? निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थी है? अभिमान, आयु, अधिक और अर्थ। ऐसा कौन सा शब्द है जिसके एक से ज़्यादा अर्थ हैं? तो कौन सा अनेकार्थी है? ऑप्शन ए अभिमान, ऑप्शन बी वायु, ऑप्शन सी अधिक, ऑप्शन डी अर्थ। ठीक है, इसमें 4 विकल्प हैं, जो सही विकल्प है वो आपको लगाना है। ठीक, तो बेटा आपने सही जवाब लगाया होगा, तो यह है अर्थ। अर्थ शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। अर्थ का मतलब धन भी होता है ना, अर्थ का सेंस मतलब भी होता है,
अर्थ का मतलब होता प्रयोजन, प्रयोजन भी कहते हैं। अर्थ का मतलब होता है कारण, ठीक है। तो ये जो है इसका सही जवाब मिलेगा अर्थ। अर्थ शब्द अनेक अर्थी है। अर्थ का मतलब धन, जिससे हम आर्थिक शब्द बनाते हैं। मतलब कहते नहीं इस बात का क्या अर्थ है, इस बात का क्या मतलब है। प्रयोजन, किस काम के लिए, किस अर्थ के लिए लेकर जा रहे हो। कारण, किस कारण से लेकर जा रहे हो। तो ये सब अर्थ के अलग अलग मतलब हैं। सवाल नंबर 12 में कह रहे हैं कि उपसर्ग को कहते हैं। ऑप्शन ए शब्दांश, ऑप्शन बी वाक्यांश, ऑप्शन सी शब्द, ऑप्शन डी पद। 4 विकल्प हैं आपके सामने, ए बी सी डी। जो भी सही हो आप उसको लगा सकते हैं। ए बी सी डी 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प बेटा सही होगा वो आपको बताना है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने अपना आंसर लिख लिया होगा, ठीक है। तो इसका सही अर्थ होता है शब्दांश। देखिए उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्दांश होते हैं। उपसर्ग व प्रत्यय दोनों शब्दांश होते हैं। दोनों शब्दांश होते हैं, उपसर्ग भी और प्रत्यय भी। दोनों क्या हैं? दोनों शब्दांश हैं, ठीक है। शब्दांश वो होते हैं जो पूरी तरह से शब्द नहीं होते बल्कि शब्दों के अंश होते हैं। उपसर्ग जो होते हैं वो पहले लगाए जाते हैं और बेटा जो प्रत्यय होते हैं वो बाद में लगाए जाते हैं। इनका ना कोई अर्थ होता है अपना, इनका ना कोई जेंडर होता है, ना इनका कोई वचन होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं और देखते हैं आपका आंसर क्या होगा। कह रहे हैं निम्न कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है। बहुब्रीहि समास के अंतर्गत कौन सा शब्द आता है? कह रहे हैं वीणा पाणी, कह रहे हैं दुमाता, कह रहे हैं लाल पीला, कह रहे हैं विद्याभ्यास। इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसमें 4 विकल्प हैं। जो भी ऑप्शन आपको सही लगता हो वो अपना आंसर आप बता सकते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ठीक है। तो बेटा इसका जो सटीक और सही आंसर है वो आपको पता चल गया होगा। इसका जो सही आंसर है बेटा, वो सही आंसर क्या है मैं आपको बताऊं तो वह है वीणा पाणी। वीणा है पाणी में जिसके बह, अर्थात सरस्वती। तो इसमें तो बनेगा बहुब्रीहि, ठीक है। जैसे कह रहे हैं दुमाता, 2 माताएं हैं जिसकी, तो दुमाता 2 माताएं, इसका मतलब ये हो जाएगा द्विगु समास। लाल पीला, लाल और पीला ये हो जाएगा बेटा द्वंद्व समास। और विद्याभ्यास, विद्या का अभ्यास ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष में विद्या का अभ्यास, इसका मतलब ये हो गया कि संबंध तत्पुरुष, ठीक है। कह रहे हैं सदा सच बोलना चाहिए, यह किस प्रकार का वाक्य भेद है। सदा सच बोलना चाहिए ये किस प्रकार का वाक्य का बोध है। मैंने बताया था कि अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, तो उनमें से कौन सा है। ऑप्शन है संधिवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक। 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जो भी आपको सही लगता है वो अपना आंसर आप लगा सकते हैं 5 सेकंड के अंदर। तो आपने अपना आंसर लगा लिया होगा बेटा। वो आता है सदा सच बोलना चाहिए, ये किसी का ऑर्डर है, किसी की आज्ञा है या किसी की प्रवचन है, ठीक है। तो इसमें बनेगा सदा सच बोलना चाहिए। कौन सा बनेगा बेटा? आज्ञावाचक, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहे हैं इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, ये आपको बताना है। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है ये आपको बताना है, ठीक है। लिखा हुआ है मेरे प्राण निकल गए, बी में मेरा प्राण निकल गया, सी में मेरा प्राण निकल गए, डी में मेरी प्राण निकल गई, ठीक है। एक वाक्य सही है,
वो आप बता सकते हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर आप लोग लगा रहे हैं वो उम्मीद है आपने लगा लिया होगा, ऑप्शन नंबर ए, मेरे प्राण निकल गए। क्योंकि ये जो प्राण शब्द है ना, ये प्राण शब्द बहुवचन में है, इसलिए क्रिया इसके साथ में बहुवचन की आएगी। प्राण शब्द जो होता है वो हमेशा बहुवचन माना जाता है, इसलिए उसके साथ में क्रिया बहुवचन की आती है। कह रहे हैं लब्ध कीर्ति शब्द को स्पष्ट करने वाला वाक्य है। ऐसा इनमें से कौन सा वाक्य है जो लब्ध कीर्ति के लिए आता है, जिसे कीर्ति का लाभ हो, जो प्रसिद्ध हो, जिसे सहज यश प्राप्त हो। कह रहे हैं जो ख्याति अर्जित कर रहा हो। आपके सामने 4 विकल्प हैं, ए, बी, सी, डी। अगर कहीं आपने लब्ध कीर्ति पढ़ी है तो 4 विकल्प आपके सामने, उसके हिसाब से आपको जवाब देना है। तो ऑप्शन ए ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है, ऑप्शन सी ठीक है या ऑप्शन डी ठीक है। लगाइए अपना आंसर बेटा, क्या ठीक है। तो उम्मीद है आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। जो ख्याति अर्जित कर रहा हो उसके लिए एक शब्द आता है, क्या, लब्ध कीर्ति। क्या, लब्ध कीर्ति। जो ख्याति अर्जित कर रहा है, डी ऑप्शन सही है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं लब्ध कीर्ति। ठीक है, जो ख्याति अर्जित कर रहा है उसे क्या बोलते हैं बेटा, लब्ध कीर्ति। चलिए अगला सवाल कह रहे हैं, राम आम खाता है, राम आम खाता है। और ये कह रहे हैं कि राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है। ऑप्शन ए कृतवाच्य, दूसरा कर्म वाच्य, तीसरा भाववाच्य, चौथा डी उभय वाच्य। ठीक है, 4 हैं, 4 में से कौन सा ठीक है ये अपनी डायरी में आप नोट डाउन करिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। जो भी सही है 5 सेकंड के अंदर अपना आंसर लिख लीजिए बेटा। तो उम्मीद है आपने अपना आंसर लिख लिया होगा। यह आएगा कृत वाच्य। क्यों, क्योंकि राम चूँकि पुल्लिंग है इसलिए क्रिया आई है खाता है। अगर यहाँ मैं सीता लिख दूँ तो सीता आम खाता है तो गलत हो जाएगा, आता सीता आम खाती है। इसका मतलब क्रिया जो है वो अपने कर्ता के लिंग और वचन के हिसाब से आई है। तो ये वाक्य जो है वो क्या कहलाएगा, वाक्य कहलाएगा बेटा कौन सा, कृत वाच्य। ठीक है, कृत वाच्य। चलिए अगला सवाल देखते हैं। और अगले सवाल में हमसे बोला था इन्होंने कि हाँ, अगले सवाल में कह रहे थे, सवाल नंबर 18 में हाँ जी, सवाल नंबर 18 में कह रहे थे, जिसे उचित उत्तर सूझ जाए वह ... कहलाता है, में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कह रहे हैं कौन सा सही शब्द खाली जगह पर आएगा। ऑप्शन में कह रहे हैं आशु कवि, प्रत्युत्पन्नमति, प्रतिभाशाली या प्रज्ञावान। ठीक है, 4 विकल्प हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। रिक्त स्थान की जगह क्या आना चाहिए। ठीक है, तो बेटा आपने अपना आंसर लगाया होगा, यह आएगा प्रति उत्पन्नमति। प्रति उत्पन्नमति का मतलब होता है जिसे हाँ उचित उत्तर सूझ जाए। इसे तुम ऐसे भी कह सकते हो अपनी भाषा में कि जो किसी सवाल का तुरंत जवाब देता है। आपने जैसे सवाल करा वैसे दूसरे ने तुरंत जवाब दिया। जो किसी सवाल का तुरंत जवाब देता है उसको कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। आशु कवि का मतलब आपने सुना भी होगा, जो शीघ्र कविता रचता है उसे क्या कहते हैं, आशु कवि। प्रतिभाशाली कौन होते हैं, जिनमें प्रतिभाएं होती हैं। और प्रज्ञावान कौन होते हैं, जो प्रज्ञा को मानते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अपने पास आएगा 18 के बाद 19। कह रहे हैं छठी का दूध याद आना मुहावरे का अर्थ है।
छठी का दूध याद आने वाले एक मुहावरा है, उसका क्या अर्थ है? भूख लगना, भूल जाना, बहुत हैरानी होना, अत्यंत कठिन होना। 4 विकल्प हैं आपके सामने, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो उम्मीद है कि अगर आपने अपना आंसर अब तक लगा लिया होगा। हल्का सा मुहावरा है, कोई ज़्यादा भारी नहीं है। तो छठी का दूध याद आने का मतलब होता है अत्यंत कठिन होना। जो काम बहुत कठिन होता है हमारे लिए, तो हम कहते हैं कि इस काम को करने में तो हमें छठी का दूध याद आ गया। कह रहे हैं रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन ए भय, ऑप्शन बी विस्मय, ऑप्शन सी क्रोध, ऑप्शन डी शोक। ठीक है, तो ये बताना है कि इसमें रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है। आप सबको पता है नवरस होते हैं वैसे तो, और नवरसों में 9 स्थायी भाव होते हैं, और आधुनिक हिंदी में 11 रस हैं और 11 ही हमारे पास में स्थायी भाव हैं। उम्मीद है आपने आंसर लगा लिया होगा। तो क्या आंसर आपने लगाया बेटा? ऑप्शन नंबर सी। देखो भय जो है भयानक रस का है, भयानक रस का स्थायी भाव होता भय। विस्मय या आश्चर्य होता अद्भुत रस का। क्रोध किसका होता है बेटा? तो रौद्र रस का। शोक किसका होता है बेटा? तो करुण रस का। ठीक है, बाकी सब आपको पता होंगे। अगर आपको पता नहीं है तो आप उनको जो है पढ़ लें कहीं ना अपनी नोटबुक में से, ये याद कर लें अच्छे से। ठीक है, स्थायी भाव पूछे जाते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, और वो क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 21। ये कह रहे हैं शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद है। तो कह रहे हैं कि दोहे का उल्टा छंद कौन सा होता है, ये बताना आपको। 4 विकल्प हैं आपके सामने। देखिए, रोला, चौपाई, सोरठा या बरबे। 4 आपके पास में ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, तो जो भी विकल्प आपका सही हो वो आप बता सकते हैं। तो इसमें सही जवाब आएगा बेटा सोरठा। क्या आता है? पहली बात तो सोरठा क्या है? यह एक छंद है, यह एक छंद है। अच्छा, छंद भी 3 प्रकार के होते हैं, एक मात्रिक, वर्णिक और मुक्तक। तो कैसा छंद है? यह मात्रिक छंद है। कैसा बेटा? मात्रिक छंद है। अच्छा, मात्रिक छंद भी 3 प्रकार के होते हैं, एक सममात्रिक, एक अर्ध सममात्रिक और एक विषम मात्रिक छंद। तो ये कौन सा है? तो यह है अर्ध सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक छंद है। और इसमें क्या होता है बेटा? देखिए, इसमें क्या होता है, इसके पहले व तीसरे चरण में, पहले व तीसरे चरण में 11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में, दूसरे व चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, मात्राएं होती हैं। और जबकि दोहे के पहले और तीसरे में 13 और दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो सोरठा है यह दोहे का उल्टा होता है, यह दोहे का उल्टा छंद है। तो भाई अगर मैं कहूँ दोहे का उल्टा छंद कौन सा है, तो सोरठा। तो फिर सोरठा का उल्टा दोहा और दोहे का उल्टा सोरठा हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। ठीक है, तो ये जो बातें हैं ये कहीं ना कहीं अपने डायरी में आप नोट डाउन कर लिया करो, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं कि अलंकार शब्द का या अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है। कह रहे हैं वस्त्र, वर्ण, आभूषण या विशिष्ट। कह रहे हैं अलंकार शब्द का क्या अर्थ हो सकता है या क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो देखिए वस्त्र, वर्ण, आभूषण या विशिष्ट 4 विकल्प हैं। जो भी आपको सही नज़र आता हो वो अपना जवाब आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेटा इसका सही जवाब है क्या है? वस्त्र, वर्ण, आभूषण या विशिष्ट।
तो आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। तो आपका सही जवाब है आभूषण। अलंकार शब्द का अर्थ होता है बेटा आभूषण। चलिए सवाल नंबर 23 में क्या कह रहे हैं, देखो ये कह रहे हैं बेटा 23वें सवाल में कि निम्न में से कौन सा पुर्तगाली भाषा का शब्द नहीं है। कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा का नहीं है, इसका मतलब 3 पुर्तगाली के हैं और बाकी शब्द किसी और भाषा के हैं। आफत, गमला, बोतल, बाल्टी, ठीक है, इनमें से पुर्तगाली भाषा का शब्द नहीं है, ये बताना है। 4 विकल्प हैं, जो भी आपको सही लगता हो आप 5 सेकंड में उसका जवाब अपनी नोटबुक पर लिख लीजिए, ठीक है। ऑप्शन ए आफत, ऑप्शन बी गमला, ऑप्शन सी बोतल, ऑप्शन डी बाल्टी। तो सही जवाब है आफत। ये जो आफत शब्द है ये आता बेटा फारसी का, किसका है, जबकि गमला, बोतल और बाल्टी ये किसके हैं बेटा, ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं, ये पुर्तगाली में आते हैं, तीनों पुर्तगाली हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर गद्यांश की तरफ। प्रश्न संख्या 24 एवं 25 के लिए निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। आदिकाल से ही मानव विभिन्न अनुसंधान करता आया है। इस अनुसंधान के परिगणन को ही विज्ञान कहा जाता है, जिसने मानव जीवन को सुख सुविधाओं से युक्त कर दिया है। विज्ञान के कारण ही शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, व्यापार आदि सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व उन्नति हुई है। विज्ञान के विभिन्न अनुसंधानों के परिणाम स्वरूप ही मानव हजारों किलोमीटर की दूरी कुछ ही समय में तय कर लेता है। घर बैठे बैठे ही अन्य स्थान पर बैठे व्यक्ति से टेलीफोन पर बात कर लेता है। एक बटन दबाते ही वह भीषण गर्मी अथवा सर्दी से स्वयं को सुरक्षित कर लेता है। मानव मस्तिष्क से भी अधिक सक्षम कंप्यूटर भी विज्ञान की देन है। कह रहे हैं उक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होना चाहिए। इस गद्यांश का शीर्षक क्या होना चाहिए ये बताना 4 विकल्पों में से। विज्ञान, प्रकृति, अनुसंधान या कंप्यूटर, ठीक है, 4 विकल्पों में से एक बताना है। तो बेटा इसका जो सही जवाब है आपको लगाना है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जल्दी से अपना आंसर लगा दीजिए, ठीक है। तो इसका सही जवाब है विज्ञान। चलिए आज का सवाल नंबर 25 मतलब आखिरी सवाल। कह रहे हैं विज्ञान का मानव जीवन पर क्या प्रभाव हुआ है। विज्ञान ने मानव जीवन सुगम और सरल बना दिया है। विज्ञान ने मानव जीवन को सुख सुविधाओं से युक्त कर दिया है। मानव मस्तिष्क से भी अधिक सक्षम कंप्यूटर भी विज्ञान की देन है। और डी में लिखा हुआ उपरोक्त सभी। जो भी आपको सही जवाब लगता है 5 सेकंड के अंदर उसका जवाब लिखिए, ठीक है। तो बेटा उम्मीद है आपने अपना सवाल का जवाब लिख लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी, ये हमारे 25 क्वेश्चन हो गए जो आपको कराए गए हैं और इस सेट नंबर कौन सा हमारा 5वां है, ठीक है। अगर ये क्लास आपको लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल है तो फिर इन क्लासों को और बच्चों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है, अगर ये चीज़ें आपको समझ में आती हैं तो, ठीक। मिलते हैं बेटा फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।